हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो सुपर टेट के साथ अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जीएस की तैयारी का आकलन करने वाले हैं। आप सभी को पता है जीएस का पोर्शन लगभग सुपर टेट में 50 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें से 30 अंकों में जीएस और करंट अफेयर्स हैं, 10 में ईवीएस है और 10 में बेसिक साइंस है। ठीक है, तो ये सभी लगभग जीएस के ही पार्ट हैं। और आज के इस वीडियो में इन सभी पोर्शन से सुपर टेट लेवल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आधुनिक इतिहास है, ज्योग्राफी है, संविधान है या बेसिक साइंस है, उसकी तैयारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। इस वीडियो में वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं या शिक्षक भर्ती में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। फटाफट करेंगे, टाइम बहुत ही कम लेंगे आपका, लगभग 120 क्वेश्चन टोटल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आप नोट भी करते रहिए, जैसे कि आधुनिक इतिहास से अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है, सही आंसर आप भी देने की कोशिश करिए। अगर आधुनिक इतिहास से ज़्यादा गलत होते हैं तो आधुनिक इतिहास यानी कि आपको पढ़ने की जरूरत है। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत होंगे आप अलग से उस पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए, तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है सी, 1936 में। और इन प्रश्नों को अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगा है और बहुत ही छाट छाट के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। सही आंसर है डी, तारकनाथ दास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था या कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट शिक्षक भर्ती जो भी एग्जाम है आपके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश अभी जारी करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जारी करते हैं अभी वर्तमान समय में, वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो किस एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा। सही आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ठीक है, और इसी को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है हिंदी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 के तहत। अगला देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन या वीडियो आपके खुद के तैयारी के आकलन के लिए है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि तैयारी किस लेवल पे कहाँ तक हो चुकी है आपकी। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है एग्जाम में। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो यानी कि आपने आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है ए, सी, राजगोपालचारी। ठीक है, यही पहले और यही अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1948 से भी याद रखिएगा कि 1948 से 1950 तक अपना सेवा दिया था, योगदान दिया था इस पद पर रहते हुए। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद पे 2 साल। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9, गोदान और गबन
दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में, ठीक है। सुपर टेट में आने का चांस है शिक्षक भर्ती टाइप के एग्जाम में। तो गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। चलिए बी ऑप्शन यहाँ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं अगला 10। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन हैं या कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और किस सन में हुआ था, ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और किस सन में स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन भी कहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। 1900, ठीक है, 1915, 1916 या फिर 1917। 4 ऑप्शन है आपके लिए। किस सन में बीएचयू का स्थापना किया गया था? कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपको बताना है कि भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है डी, सर सैयद अहमद खां। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनानाथ विद्रोह, ठीक है, दीनापुर विद्रोह या फिर विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। अगला देखते हैं, चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी किस चीज़ के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, इसका आधार बना था। ये जो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी, यह आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया, लगभग 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी आपसे पूछा जा रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के जो भी साम्राज्य थे वो धराशायी हो रहे थे, ठीक है, तो उस समय भी भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखने वाले गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17वें का डी, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, जब नेपोलियन के शक्ति के सामने यूरोप के बहुत से देश, ठीक है, धराशायी हो गए, हार मान लिया उन्होंने, तो उस समय भी कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में जो अंग्रेजों का कह सकते हैं कि साम्राज्य है उसको बचाए रखा या फिर ब्रिटिश का पताका फहराए रखा? तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 19
का इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, जब भी अंग्रेजी शिक्षा की बात आएगी तो आप लॉर्ड मैकाले को नहीं भूल सकते। लॉर्ड मैकाले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजी शिक्षा में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर है सी, सरोजनी नायडू। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप सुपर टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएस आपको पता है समुद्र है, बहुत सारे टॉपिक, इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, आप पढ़ते चले जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे आपको सुपर टेट का लेवल ध्यान में रखना होगा। जो 2018 में आपका 68,500 शिक्षक भर्ती हुआ था और 2019 में जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, दोनों के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, क्या पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि मैंने खुद सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई किया, DSSS क्वालिफाई किया, तो जो भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इन पेपर को देने का, क्वालिफाई करने का, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख के ही तैयारी करिए, क्योंकि जैसा एग्जाम्पल पहले भी मैं दे चुका हूँ कि अगर दीवार को आप धक्का देंगे अपने हाथों से तो दीवार 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर मतलब हिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसका जो सही तरीका है वो यूज़ करिए आप, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत से वीडियोज आपको मिलते रहेंगे एग्जाम होने तक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो हैं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर हो जाएगा 1857, 1857। और जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि जो रचयिता हैं, बहुत सारे किताब, फेमस किताब हैं, ठीक है, तो उनके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, इनसे भी संबंधित 1-2 क्वेश्चन सुपर टेट में लगभग पूछा जाता है, चाहे हिंदी में पूछा जाए या जीएस में पूछा जाए या करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाए, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23वां। सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इस एक्ट के बाद ही भारत के लोग, जो भारत का प्रशासन था, ठीक है, सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, उसमें शामिल होने का मौका मिलने लगा। अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, तो उस समय यूके, यूनाइटेड किंगडम जो था, वहाँ पर किस पार्टी की सत्ता थी? क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, तो लेबर पार्टी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1896। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया, ठीक है, और इसको मान्यता कब प्राप्त हुआ राष्ट्रगीत का? 1905 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में, ठीक है, इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं कि इसको राष्ट्रगीत का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1905 में प्राप्त हुआ। वंदे मातरम पहली बार गाया कब गया, तो 1896 में गाया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। और इसके रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए, बहुत ही फेमस है राष्ट्रगीत के रचयिता, सभी को पता होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा 1861 बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन, ठीक है, कहीं पर गाया गया, कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सही आंसर हो जाएगा जेम्स हिस्की। पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिस्की ने। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शामिल कर लिया मैंने इस वीडियो में। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला है 31, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वंदे मातरम गीत लिखा था। क्वेश्चन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी है। तो वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 32 बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 1922 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, के इच्छानुसार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 34, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। संविधान से क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन जो थे, 33 क्वेश्चन थे आपके आधुनिक इतिहास से। अभी हम संविधान से जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। इसके बाद आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, बेसिक साइंस से क्वेश्चन होंगे, सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपके सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएं। यहाँ से 35 देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? 35 का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन नंबर 37 बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा कि 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा के गठन की मांग? तो बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन 1895 सन भी याद रखिएगा। देखिए इसमें से बहुत से क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन किसी भी चैनल पे पढ़ते हैं या किसी किताब में पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन हमारे टच में कभी ना कभी आया है वो हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्वेश्चन कभी टच में नहीं आता हमको लगता है कि वो क्वेश्चन फालतू है या एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल के सभी क्वेश्चन को महत्व देते हुए तैयारी करिए, नोट करिए, नोट्स बना के, खुद के नोट्स बना के पढ़ाई करिए, तभी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट या कोई भी KBS DSSB में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ठीक है, सुपर टेट में तो फिर भी ठीक ठाक आती हैं। तो आपका जब तैयारी औरों से हाई लेवल का होगा तभी सिलेक्शन मिलेगा आपको, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का जो संविधान सभा था इसको गठित करने का आधार क्या था? 38, तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका आधार था।
अगला है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 39। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का 389। अगला देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप, ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन के फलस्वरूप, तो 41वें का सही आंसर हो जाएगा 299। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिए। और हाँ, ये जो सीरीज है कि सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद आपको जैसे पहले रात 9 बजे से क्लास मिल रही थी, ठीक है, टॉपिक वाइज पहले एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, व्याख्या सहित आपको एमसीक्यू मिलने लगेगा 1-2 दिन बाद से, ठीक है, फिर से रात 9 बजे। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42वां, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी कि अपना उत्तर प्रदेश वर्तमान समय का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त प्रांत वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो 43वें का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला देखते हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। 44वें का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 45, सही आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अगला देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। 46वें का सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना गया था उनको, ठीक है, जो भी प्रतिनिधि थे संविधान सभा के। अगला देखते हैं 47वां, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो संविधान सभा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। अगला देखते हैं 48, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। 48 का सही आंसर है 1946 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ये तो सभी को पता होगा आप लोगों को, क्योंकि यूपी टेट में भी आपने संविधान वगैरह पढ़ा होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो में कुछ भी सुधार करना हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ सुधार करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अपनी कमियां खुद को नहीं दिखती हैं, तो हो सकता है मुझे अपनी कोई कमी ना दिख रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार किया जाएगा वो चीज़। अगला देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा का जो उद्घाटन था, ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। 51, क्वेश्चन 51 का सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आता है, जो पहला संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53,
53 देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी? 53 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सी, 13 समितियां कुल नियुक्त हुई थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा, ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप में समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? इसकी जो प्रारूप समिति थी संविधान की, उसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है 7। अगला देखते हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो 56 का सही आंसर है डी, सहमत और समायोजन के आधार पे। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 57 सही आंसर है जनवरी 22, 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? ठीक है, भारतीय झंडे की जो अभिकल्पना है उसको भारत की संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। अगला देखते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 59 सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। भाग कितने थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों ने यूपी टेट की तैयारी की है, सी टेट का तैयारी किया है, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको पढ़नी हो थी, तो आपने तैयारी किया ही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताइए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? 61वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन का समय लगा था, बी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। अगला देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? ठीक है, भारत का संविधान लागू कब हुआ सभी को पता है, 26 जनवरी 1950। और कभी कभी बोलते समय हो सकता है कि गलती से मुझसे ट्रिक मैं बोलूं 26 जनवरी 1950 और टिक लग जाए बी पे, तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसी कोई भी गलती अगर हुई हो तो। ऐसे पूरा कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए अगला देखते हैं 63, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 63 सही आंसर है 15। चलिए तो डी सही हो गया यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भूगोल का जनक, ठीक है, अभी हमने संविधान और आधुनिक भारत के क्वेश्चन देख लिए, अब हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, हिकैटियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, क्वेश्चन नंबर 65, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, इसलिए शामिल किया गया है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 65 सही आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है,
ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वारेनियस ने। अगला देखते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता 67 का सही आंसर है बी, पेसेल। ठीक है। अगला देखते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? 68 का सही आंसर है डी, एच बैरोज। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? क्षेत्रीय भूगोल, ध्यान रखिएगा, 69 का सही आंसर है ए। अगला देखते हैं, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक 17वां, क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर है सी। अगला देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की किताबों में क्वेश्चन है। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, 72, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका उपग्रह। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 73, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 88, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 8th क्लास तक की किताबें अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, भूगोल की, तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन वहाँ आपको दिख जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों से। 74 का सही आंसर है सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। अगला देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से हैं? 75, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, डी ऑप्शन सही है 75 का। अगला देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्यों निकलता है? क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, इसी रीजन से सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, अगला देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? कई बार पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। 77, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 77 का सही आंसर है आपका, चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर आपको दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आपके हिसाब से आपने क्या पढ़ा है, किस किताब में, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो सही माना गया है वो मैं आपको एग्जैक्ट देख के नेक्स्ट वीडियो में या नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा मैं। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ठीक है, चलिए बताइए। अगला देखते हैं, 78, क्वेश्चन नंबर 78, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 78, इसका सही आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट। ठीक है, अगला देखते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मैंने जो सौरमंडल पढ़ाया है आपको, उसमें पूरा डिटेल बहुत आसान तरीके से आपको याद कराया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है एसएसटी ईवीएस जीएस का, आप जाके चैनल में, टारगेट टीचर चैनल में देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, और उनसे आप खुद के नोट्स बना सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। चलिए, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा सी, नीफे। ठीक है, पृथ्वी की संरचना वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है, नीचे मैं प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, एक एक टॉपिक सब कुछ पढ़ाया गया बहुत आसान भाषा में।
अगला देखते हैं 82। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निकेल। चलिए इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं, लगभग इस सीरीज में 120 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन हमने कर लिया। बाकी के जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट एक छोटे से पार्ट में हम देख लेंगे उसको, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए एक साथ, ठीक है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट और भी इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। साथ ही आपको सारे पीडीएफ नोट्स एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए, तो 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे सुपर टैट लिख के आप मैसेज करेंगे। इसकी फीस भी मैं बता देता हूँ, 499 है। एक बार आपको फीस पेमेंट करना है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट और भी सुपर टैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम होने तक आपको एक ग्रुप में ऐड करके मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़ जाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।